हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एनसीईआरटी के सॉल्यूशन के ऊपर। वैसे इस चैप्टर का भी नाम सॉल्यूशन है, आपको पता होगा। चैप्टर 2 मतलब सॉल्यूशन, और उसमें एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ये आज का वीडियो लेक्चर 2 है। लेक्चर 1 कहाँ गया सर? तो लेक्चर 1 यहाँ पे आपको आई बटन में क्लिक करके पहुंच जाना है, जिसमें 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है। किसका? एनसीईआरटी के एक्सरसाइज का, चैप्टर 2 के एक्सरसाइज का 1 to 5। आज जो हम लोग सॉल्व करेंगे विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, डायरेक्ट मैं क्वेश्चन पे आ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 एनसीईआरटी का क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। वैसे क्वेश्चन क्या कह रहा? क्वेश्चन ये कह रहा कि कितने ml यानी लिक्विड मतलब वॉल्यूम की जरूरत पड़ेगी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के लिए, किसके लिए? सोडियम कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट को डाला गया। तो इस क्वेश्चन में एक लॉजिक है, और इस लॉजिक को समझ के आंसर आपके पास है। और वो लॉजिक क्या है, मैं लॉजिक बताने जा रहा हूं, ध्यान देना। सबसे पहले तो आपको यहां पर इस बात को मानकर आज बैठ जाना होगा कि आज आपको इस क्वेश्चन को सीखने। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा, तो आप देखो ये 0.1 m दैट इज अ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ये दिख रहा? ठीक सर, मान लीजिए कि 0.1 m हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसका हमें वॉल्यूम निकालना। तो वॉल्यूम कैसे निकलेगा? तो इसके लिए आपको मोल तक जाना पड़ेगा, लेकिन इसके मोल को जानने से पहले थोड़ा वेट करना होगा, क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें इसमें बाकी है। दूसरी चीज कहता है कि सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट का मिक्सचर बनाया गया, मतलब यहां पर दोनों को मिलाया गया Na2CO3 और गाइस NaHCO3। इस दोनों का मिक्सचर है, कितने ग्राम का? 1 ग्राम का, जिसको इसके अंदर डाल दिया गया। किसके अंदर? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यहाँ पे सॉल्वेंट का काम करेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। 0.1 m हाइड्रोक्लोरिक एसिड में 1 ग्राम मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन डाला गया। किसका? सोडियम कार्बोनेट का और सोडियम बाइकार्बोनेट का। सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो मैं लिख देता हूं मैं क्या करने जा रहा हूं। मैं कैलकुलेट करने जा रहा हूं, कैलकुलेट द मास ऑफ किसका? सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 एंड सोडियम बाइकार्बोनेट एंड NaHCO3। इस दोनों का हमें मास निकालना है। तो सर दोनों का मास तो जोड़कर 1 आ रहा है, लेकिन उसमें किसमें कितना? तो ऐसे केस में हम मान लेते हैं बाबू, लेट एज्यूम दैट, क्या माने? ये हमने माना कि सोडियम कार्बोनेट का मास जो है वो x ग्राम है। क्लियर है? हमने x ग्राम किसका मान माना? सोडियम कार्बोनेट का। उसी में कहता है देन द मास ऑफ किसका? सोडियम बाइकार्बोनेट का, मतलब NaHCO3 का। तो यहां पर मास हो जाएगा 1 - x ग्राम। क्लियर है? यानी इसका मास x ग्राम, इसका मास 1 - x ग्राम। ये कहां से आ रहा है? तो बाबू आप सोचो कि मैंने क्या कहा कि ये मिक्सचर है सोडियम कार्बोनेट का और सोडियम बाइकार्बोनेट का। क्लियर? अब वो 1 ग्राम में x ग्राम अगर सोडियम कार्बोनेट है, तो बाकी 1 - x ग्राम कौन हो जाएगा? सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा। यहां तक क्लियर? अब आते हैं, अब मैं यहां पर मोल निकालने जा रहा हूं। किसका? मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। आप जानते हो मोल कैसे निकलता है? मोल निकलता है गिवन वेट अपॉन मोलर मास। तो आप देखो सोडियम कार्बोनेट का मास हमने क्या माना? गिवन वेट क्या माना? x ग्राम माना। ठीक है, आउट ऑफ 1 ग्राम। और सोडियम कार्बोनेट का मोलर मास चाहिए, तो मोलर मास आपका हो जाएगा 23, 12 और 16 × 3 मल्टीप्लाई कर दो 106। सर हाउ इट्स पॉसिबल? गाइज आप यहां पे ध्यान देंगे, सोडियम कार्बोनेट है तो आप लिखेंगे 23 × 2 + 12 + 16 × 3 एंड नाउ यू कैन कैलकुलेट इट। ठीक है, मैं आपका टाइम नहीं क्लिक करने जा रहा हूं, तो सर आपको याद है, बस मान लो हमको याद है। ठीक है, वैसे भी आप भी कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा। अगला नेक्स्ट मैं बात करने जा रहा हूं मोल्स ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। तो यहां पर भी वही चीजें होंगी, क्या कि 1 - x डिवाइडेड बाय मोलर मास। इस बार इसका मोलर मास चाहिए ना, तो इसकी मोलर मास में 23 ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 23, 1, 12 और 48, 484। ये गाइज आपका आ गया इसका मोलर मास। जब ये मोलर मास आ चुका है तो 9, अब जो हम लोग बात कर रहे हैं ये दोनों मोल आ गया। तो सर x की वैल्यू नहीं आई, वही तो फाइंड करने जा रहा है।
अभी आप क्वेश्चन में देखो कह रहा है इक्वामोलर अमाउंट ऑफ बोथ। इक्वामोलर का मतलब क्या होगा, तो मैं क्वेश्चन से लेता हूं। फ्रॉम गिवन क्वेश्चन, फ्रॉम गिवन क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन कह रहा, इक्वामोलर। इक्वामोलर का मतलब हुआ कि जितना ये मोल है उतना ये मोल है, मतलब दोनों का मोल बराबर है। मतलब x बाई 106 को डिवाइड करके जो वैल्यू आएगी वही वैल्यू 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 84 को भी डिवाइड करके वही वैल्यू आएगी। तो दोनों एक दूसरे के बराबर है, इसी का मतलब हुआ यहाँ पे इक्वामोलर। लेकिन अभी इस इक्वामोलर में एक और चीज आपको मैं बता दूं कि जब ये इक्वामोलर हुआ तो हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं क्या, x बाई 106 इज इक्वल टू क्या कह रहा, 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 84। 84 को उधर से लेके मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा 84x इज इक्वल टू, जस्ट ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 106 और 1 माइनस एक्स। नेक्स्ट आपकी बारी है क्या करने की, कैलकुलेट करने की। आप लिखोगे इसको 84x इज इक्वल टू, ये से मल्टीप्लाई हो जाएगा 106 माइनस फिर से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 106x। नाउ नेक्स्ट वन, x को एक जगह पे कर देते हैं गाइस, 84x प्लस 106x इज इक्वल टू 106, दोनों को ऐड कर दो, 6 4 10 0 1 9, यानी 190x इज इक्वल टू 106। नाउ अब हमें क्या चाहिए, हमें x का वैल्यू चाहिए। तो x के वैल्यू के लिए हम क्या लिखेंगे, 106 डिवाइडेड बाय 190। मतलब अब हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। बड़ा छोटा सा जगह चाहिए था इसको डिवाइड करने के लिए। चलो यहाँ पे साइड में डिवाइड कर देते हैं, फिर इरेज कर देंगे। 190 डिवाइडेड बाय 106, तो ये आ जाएगा 0 दिए 0.5 टाइम्स 5 0 ठीक है, ये अप्रॉक्स आ जाएगा 0.558। ठीक है, ये सर कैसे, टोटल कैलकुलेट कर लेना विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। मैं आगे बढ़ रहा हूं, ये क्या हो रहा 0.558 आ रहा, किसका मान, x का मान। तो यहां पे जो x का मान 0.558 आया, अब इसका पहले स्क्रीनशॉट लो जल्दी में, उसके बाद मैं आगे बता रहा हूं। हो गया स्क्रीनशॉट, चलो यहां तक आपने कंप्लीट कर लिया स्क्रीनशॉट लेकर के, तो आगे आप देखो x का मान आपको पता चल गया। अभी आपने इससे जस्ट पहले क्या एज्यूम किया था, यहां पर जो मैं मिटा रहा हूं कि मास किसका, x का आपको कंफर्म हो गया कि मास ऑफ किसका, सोडियम कार्बोनेट का कितना हो जाएगा, क्योंकि इसको एज्यूम हमने x करके चला था, माना था, तो यहां पे आ जाएगा गाइस 0.558 ग्राम, ये आ गया इसका। अब मैं सेकंड बात करूं कि मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट क्या हो जाएगा, तो इसको हमने क्या माना था, ये माना था 1 माइनस एक्स माना था, और x का मान तो क्या है 0.558। 1 माइनस 0.558 घटा दोगे तो 244 आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं डिवाइड कर दे रहा हूं। अब इसके बाद इसको घटा करके जो वैल्यू आती है वो लिख देते हैं, और वैल्यू आएगी 0.442 ग्राम, ये आपका आ गया। मतलब आप 1 माइनस एक्स किए, इसको कैसे माने, इसको x मान के चल रहे थे तो x का मान जो आया वो मैंने लिख दिया, और इसको क्या करेंगे 1 माइनस एक्स जो कैलकुलेट करके आएगा वो हमने लिख दिया, यानी दोनों का मास आ चुका। पहला पॉइंट्स आपने क्लियर कर लिया। ठीक है, इसका तो स्क्रीनशॉट ले ही चुके होंगे। अब मैं जस्ट इसके आगे बढ़ने जा रहा हूं, आगे का कैलकुलेशन क्या कहता है उस बात को आप समझेंगे। फर्स्ट पॉइंट तो आपने क्लियर किया, बातें हैं गाइज सेकंड पॉइंट्स के ऊपर। सेकंड पॉइंट में आपको करना है अमाउंट ऑफ HCl इज रिक्वायर्ड, कितने HCl की जरूरत पड़ेगी इस रिएक्शन को कंप्लीट करने में। जैसे रिएक्शन में कौन कौन है, एक तो सोडियम कार्बोनेट है, दूसरा सोडियम बाइकार्बोनेट है, दोनों HCl के साथ रिएक्शन करेगा। क्यों सर, क्योंकि ये जो मिक्सचर आप डाल रहे हो इसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर, तो मिक्सचर किसका है, सोडियम कार्बोनेट का और सोडियम बाइकार्बोनेट का, और ये दोनों हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन करेंगे, वही रिएक्शन मैं दिखा रहा हूं। तो सबसे पहले आप देख लो सोडियम बाइकार्बोनेट Na2CO3, ये रिएक्ट करेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, और जब ये जैसे ये रिएक्ट करेगा जब और जैसे, तो ये बनाएगा सोडियम के साथ क्लोरीन NaCl प्लस यहां बना देगा वाटर और बना देगा गाइस कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ वी नीड टू बैलेंस इट,
How it's possible? Sodium 2 and now we are putting here 2. Chlorine is also 2. Now it's balance हो चुका। अब इसके बाद आप देखोगे कि ये जो सोडियम कार्बोनेट है इसका मास कितना है? इसका मास है 106 ग्राम। अगर तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हाइड्रोजन का मास 61 और क्लोरीन का 36.5 इंटू 2 मोल तो हो जाएगा 73 ग्राम। मतलब ये कहना मैं चाह रहा हूं कि सोडियम कार्बोनेट कितना 106 ग्राम अगर सोडियम कार्बोनेट होता तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड कितना लगता 73 ग्राम और ये रिएक्शन कंप्लीट होता। लेकिन एक्चुअल में इतना नहीं है हमारे पास। सोडियम कार्बोनेट जो है हमारे पास वो है 0.558। तब ये बताइए कि कितना हाइड्रोक्लोरिक एसिड लगेगा। मैं आपसे सिंपल सा सवाल कह रहा हूं कि 106 ग्राम अगर क्या होता सोडियम कार्बोनेट होता 73 ग्राम हाइड्रोक्लोरिक एसिड लगता। वही मैं कहूं कि 10.6 ग्राम लगता तब कितना होता तो 7.3 ग्राम लगता। वैसे ही आपको यहां पर भी कहना है कि ये जो क्वेश्चंस है कि 106 ग्राम में 73 ग्राम लग रहा तो 0.558 ग्राम में कितना लगेगा x लगेगा। तो इतना बराबर इतना जाएगा। अब गाइस देखो यहां बाहर निकालते हैं x को तो x इज इक्वल टू 0.558 इंटू 73 डिवाइडेड बाय 106। कैलकुलेशन तो हो जाएगा लेकिन टाइम आपका जाएगा। ठीक है, तो इस टाइम को बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं थोड़ा कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं वरना बहुत लंबा क्वेश्चन जाने वाला है टाइम के बेसिस पे। ज्यादा कुछ नहीं है, कैलकुलेटर है, थोड़ा टाइम जाएगा और कुछ नहीं करेगा। 0.558 इंटू 73 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये गाइज आपका आ रहा 40.734 डिवाइडेड बाय 106 ये आपका 0.384 ग्राम ये मास आ गया। किसका मास आ गया? हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। कि इतना मास हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जरूरत पड़ेगी इसके रिएक्शन के लिए। किसके? सोडियम कार्बोनेट। क्लियर? अब इसके बाद हम लोग जस्ट दूसरे पहलू को देखेंगे और सेकंड पहलू में हम क्या लेते हैं कि इस बार सोडियम कार्बोनेट तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन किया वैसे उसके अंदर और भी चीजें हैं। क्या? सोडियम बाइकार्बोनेट। तो गाइज हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट वाला अगर मैं देखता हूं तो कहता है NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट रिएक्ट करेगा किसके साथ? हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। तो ये प्रोडक्ट क्या बनाएगा? ये सिंपल सा प्रोडक्ट बनाएगा। प्रोडक्ट ब्लैक से लिख देते हैं, उसके ऊपर भी चल जाएगा। प्रोडक्ट आपका बनेगा गाइज NaCl प्लस H2O प्लस CO2। नाउ वी नीड टू बैलेंस इट एंड हियर ऑल्सो बैलेंस है पहले से, बैलेंस अब करने की जरूरत नहीं है। तो आप देखो सोडियम बाइकार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास कितना आता है 84 ग्राम। मगर मैं कह रहा हूं कि सोडियम बाइकार्बोनेट अगर 84 ग्राम होगा तो ये 1 मोल लगेगा मतलब 36.5 ग्राम। लेकिन ये है कितना? ये सोडियम बाइकार्बोनेट का मास है 0.442 तो इसका मास क्या हो जाएगा x इतना बराबर इतना। अब गाइज आप क्या करोगे कि x को बाहर निकालोगे और क्या करोगे 0.442 इंटू 36.5 डिवाइडेड बाय 84 मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दो। फिर से मैं कैलकुलेटर का सहारा लेने जा रहा हूं। आई एम सॉरी कि आपका ज़्यादा टाइम या अपना ज़्यादा टाइम नहीं खपाने जा रहे हैं। एग्जाम में आपको तो कैलकुलेटर नहीं यूज़ करना है लेकिन हाँ अभी के लिए तो अपना टाइम कैलकुलेटर पर डिपेंड करता है जो टाइम हमें बचाना है। तो 16.13 डिवाइडेड बाय 84 ये गाइज आपका आ रहा है 0.1920। ज़्यादा हो गया? चलो आ गया। मतलब ये कि सोडियम कार्बोनेट जो है वो है 0.58 ग्राम जिसमें मास चाहिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिएक्ट करने में वो इतना मास है। वैसे ही सोडियम बाइकार्बोनेट में 0.442 ग्राम बन रहा तो कितना मास हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट करेगा? तो इतना मास का हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट करेगा। तो टोटल कितना 1 ग्राम के लिए? तो दोनों को जोड़ देंगे यानी ऐड करके वी कैन कैलकुलेट इट 0.8384 एंड नाउ 0.192 that's enough 246987145 0.56 ग्राम ये अभी आपने कैलकुलेट कर लिया मास ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यहां तक आपका काम क्लियर हुआ। आप एक बार स्क्रीनशॉट लो। अभी भी आप आंसर पे नहीं आए हो, अभी इसमें एक और टॉपिक पे पहुंचना है तब आप आंसर पे आ पाओगे। हो गया? चलो स्क्रीनशॉट ले लिए। सर बड़ा लंबा आंसर है। बिल्कुल आंसर लंबा है लेकिन समझना पड़ेगा। चलो आसान तरीके से समझा।
थर्ड पॉइंट में हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ HCl, और यही हमसे पूछ रहा, यही क्वेश्चन पूछ रहा। आपने अभी जस्ट देखा था कि यहाँ पे जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, कि कैलकुलेट करके जो हमारा टोटल मास आया था वो अप्रॉक्सीमेटली 0.576 आया था। चलो 0.576 मान लेते हैं, कितना ही आया था। इतना मास आपका आ रहा था, क्या मास आ रहा था, W वेट। अब आगे मैं बात करता हूं तो क्वेश्चन में गिवन है एक चीज जिसको आप कह सकते हो कंसंट्रेशन 0.1 m। कहां से लिए सर? क्वेश्चन से। देखो यहां लिख रहा ना 0.1 m से। अब मैं आपसे एक छोटा सा टर्म पूछ रहा हूं कि मोलैरिटी का तो फॉर्मूला आप जानते हो ना। मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है ग्राम मोल ऑफ सॉल्यूट, सही है सर, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये तो आपको पता है। आपको फाइंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन करना है तो आ जाइए बाहर। आप निकाल रहे हो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, नहीं बल्कि वॉल्यूम ऑफ HCl कर देते हैं। वॉल्यूम ऑफ HCl निकालना है तो वैसे ही हम लिखेंगे मोल डिवाइडेड बाय क्या, मोलैरिटी, दैट इज कॉल्ड m। मोल आप फाइंड कर सकते हो आप क्योंकि आपने जस्ट अभी पढ़ा है मोल के लिए गिवन वेट अपॉन मोलर मास, और गिवन वेट आपका जस्ट अभी कैलकुलेट करके आया, कितना आया 0.576 अप्रॉक्स डिवाइडेड बाय मोलर मास, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मोलर मास निकाल दोगे तो गाइस आएगा 36.5। यानी इतने को अगर आप कैलकुलेट करते हो तो आपका मोल आ जाएगा। मोल और m आपका गिवन है 0.1, तो आप इसको अगर पुटअप कर देते हो तो वॉल्यूम आ जाएगा। मतलब आप कह सकते हो 0.576 डिवाइडेड बाय 36.5 डिवाइडेड बाय 0.1, तो ओवरऑल आपका हो जाएगा 0.576 डिवाइडेड बाय 36.5 इंटू 0.1, मतलब 0.576 डिवाइडेड बाय 3.651। अगर टाइम है तो कैलकुलेट कर लेना, लेकिन मैं अभी आपके टाइम को बचाने के लिए फिर से कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। 0.576 डिवाइडेड बाय 3.651, मतलब आपका जो टोटल कैलकुलेशन करके आ रहा वो आ रहा 0.15776। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, ये आपका आंसर आ रहा लीटर में। ठीक है, लीटर को ml में चेंज करना है तो ये आ जाएगा 157.76 क्या लीटर। बाबू लॉजिक यही है, और ये आपका आंसर आ गया किसका, वॉल्यूम शुड बी रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट दिस रिएक्शन। यही इतनी सी चीज आपको जाननी है जो आपके क्वेश्चन में यहां तक पहुंच चुका। मतलब ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हुआ, क्वेश्चन नंबर 6। आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे गाइस। स्क्रीनशॉट के बाद गाइस हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। मतलब क्वेश्चन नंबर 6 के बाद अगली बारी क्वेश्चन नंबर 7 की ही आती है, ये भी आपको पता है। चलो इसको हम क्लियर करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट हो गया आपका। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, वही NCERT का क्वेश्चन है। चलो क्वेश्चन क्या कह रहा, आप भी पढ़ सकते हो, हम भी पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा क्वेश्चन, A solution is obtained by mixing 300 gram of 25% solution of 400 gram of 40% solution by mass. Calculate the mass percent of resulting solution. छोटा सा चीज समझो, एक सॉल्यूशन ये है, ठीक है, और एक सॉल्यूशन ये है, मतलब दो सॉल्यूशन ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा। क्लियर है? पहले टोन को समझो कि कहना क्या चाह रहा है ये क्वेश्चन। जो कहना चाह रहा है उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। मतलब एक सॉल्यूशन आपके पास ये है और दूसरा सॉल्यूशन आपके पास ये है। मैं आपको दोनों क्वेश्चन में एक चीज़ सबसे पहले क्लियर करूंगा, वो क्या है, वो ये है कि एक सॉल्यूशन 300 ग्राम का, मतलब इस सॉल्यूशन का वेट है गाइस 300 ग्राम, और इसमें सॉल्यूट 25% ऐड किया गया, 25% सॉल्यूट ऐड किया गया। वही जो दूसरा सॉल्यूशन है वो है 400 ग्राम का, और इसमें सॉल्यूट जो है वो 40% है। ठीक, अब क्या कह रहा कि इस दोनों को आपने मिला दिया, किसको किसको, ये और ये दोनों को आपने मिला दिया और मिला करके एक सॉल्यूशन तैयार कीजिएगा। तो चलिए सॉल्यूशन का कलर चेंज कर देते हैं यहाँ पर। ये ऑन द सेंस आपको क्या कहना चाह रहा, ये कहना चाह रहा कि ये जो सॉल्यूशन है यहाँ पे, इसको भी मैंने एक जगह लाया और इसको भी मैंने एक जगह ला दिया। अब जो बनाया वो नए तरह का सॉल्यूशन बन गया। अब ये बताओ कि ये जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन है, इस रिजल्टिंग सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है, तो 700
सॉरी ग्राम हो जाएगा, मास हो जाएगा किसका, सॉल्यूशन का मास, क्योंकि 400 ग्राम का ये 300 ग्राम का ये, दोनों मिक्स करेगा 700 ग्राम। लेकिन बात ये उठती है कि सॉल्यूट कितना है उसमें, कितने में, 700 ग्राम में, ये हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। चलो मैथमेटिकल फंडा लगाना पड़ेगा आपको, क्या है कि पहले बात करेंगे सॉल्यूट 1 को इन सॉल्यूशन, सॉल्यूट 1 इन सॉल्यूशन क्या है, तो आप सॉल्यूट 1 उसको मान लो, मतलब 25% है आउट ऑफ 300 ग्राम, तो 25% है, परसेंट मतलब डिवाइडेड बाय 100 इंटू 300, तो आप इसको 0 0 कैंसिल कर दो, मतलब 75 ग्राम, मतलब 300 ग्राम में 75% आपका सॉल्यूट होगा जो यहाँ चला आया। सही है, चलो हमने डिसाइड कर लिया कि 75 ग्राम का सॉल्यूट इसमें मिक्स होगा। वैसे ही हम इसमें कैलकुलेट करेंगे कि हमारे पास जो सॉल्यूट सेकंड है इन सॉल्यूशन, कौन सा सॉल्यूशन में गाइस, ये सॉल्यूशन 2 वाला है, तो सॉल्यूशन 2 हम लोग देख रहे हैं, तो ऐसे में ये 40% कह रहा आउट ऑफ 400 ग्राम, तो डिवाइडेड बाय 100 और इंटू 400, तो ये कट जाएगा 4, मतलब 160 ग्राम ये मास आया सॉल्यूट का ये वाले सॉल्यूशन में। तो ये 75 ग्राम है और ये कितना ग्राम है, 160 ग्राम, लेकिन यहाँ तो आप रख नहीं रहे हो, सारे के सारे को इधर डाल दे रहे हो। तो आप देखो अब जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन है उसका मास हो गया 700 ग्राम, लेकिन अब उसमें सॉल्यूट कितने आए, इधर से 75 ग्राम, इधर से कितना 160 ग्राम, तो यहाँ पर अब जो आपका सॉल्यूट है दोनों मिल करके, सॉरी ऐड बाद में करेंगे, दोनों मिल करके जो सॉल्यूट आपका फॉर्मेशन कर रहा है वो है गाइज 75 प्लस 160, तो ऐड कर दो आप, क्या आ जाएगा, आ जाएगा 5 1 3 235 ग्राम। ये गाइज आपका आ गया क्या, सॉल्यूट का मास रिजल्टिंग सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन 700 ग्राम। आपको अब क्या करना है, मास परसेंट निकालना है, तो इसके लिए मैं नीचे कैलकुलेट कर लूँ, चलो ठीक है नीचे कैलकुलेट कर लेते हैं। मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट किसका निकालने जा रहे हैं, सॉल्यूट का निकालने जा रहे हैं, क्या गाइस, मास परसेंट। और आपको पता है मास परसेंट निकालने के लिए क्या करोगे, सॉल्यूट के मास को रखोगे 235 डिवाइडेड बाय 700 इंटू 100, 0 0 कैंसिल, बचा 7 और 235, कैलकुलेट कर दो, आ जाएगा 7 235, 3 टाइम्स 21 25, 3 टाइम्स 4 डेसिमल देंगे 0 हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली। चलो 33.5% क्या है, सॉल्यूट है, लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है, सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग इतना इतना ग्राम, कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन। ये तो मास परसेंट हमने सॉल्यूट का बताया ना, और सॉल्वेंट का कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे वैसे भी निकाल सकते हैं मास परसेंट ऑफ क्या, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट इसमें कितना होगा, तो 700 में इसको घटा करके निकाल सकते हैं, या फिर हमारे लिए सबसे आसान है कि 100 माइनस 33.5% कर दो, ये आ जाएगा 66.5% अप्रॉक्स, चलेगा 66.5%, ठीक है, ये आपका मास परसेंट ऑफ सॉल्वेंट आ गया। तो क्वेश्चन आपने समझ लिया, क्वेश्चन के आंसर भी आपने समझ लिया, दोबारा बनाने में एग्जाम में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है, आई थिंक सो ये समझ में आएगा। अब इसका स्क्रीनशॉट लेंगे आप गाइज, हो गया गाइज, स्क्रीनशॉट भी हो गया, समझ में भी आ गया, अगला क्वेश्चन फिर से समझ में आएगा कि नहीं, तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 7 के बाद अगली बारी कितने, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ ध्यान देना। क्वेश्चन में क्या कह रहा, क्वेश्चन में क्या रहा कि एन एंटी फ्रीजिंग सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम 222.6 ग्राम ऑफ एथिलीन ग्लाइकोल, जिसका फॉर्मूला लिखा है, एंड 200 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द मोलरिटी। हमें यहाँ पे मोलरिटी निकालना और भी निकालना है, द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन, डेंसिटी भी दे दिया गया और मोलरिटी भी निकालना, दोनों चीज़, मोलरिटी और मोलरिटी। क्या निकालना पसंद करोगे, तो पहले हम लोग, सर दोनों तो सेम ही चीज़ है, लग रहा गलत लिखा गया क्वेश्चंस में, व्हाट इज द मोलरिटी, मोलरिटी भी निकालना और मोलरिटी भी निकालना, ठीक है, मोलरिटी थोड़ा करेक्शन कर लेंगे, मोलरिटी और मोलरिटी इस क्वेश्चन में शायद दोनों निकालना रहता है, ठीक है। चलो अब देखना, सबसे पहले हम लोग निकालने जा रहे हैं, क्या निकालने, मोलरिटी की मोलरिटी, अक्कर बक्कर बम्बे बोल 80 90 पूरे 100 लगा मोलरिटी पे। तो पहले हम लोग क्लियर कर रहे हैं मोलरिटी, मोलरिटी मतलब कैपिटल M, सही है। मोलरिटी निकालने के लिए आपको क्या क्या चीज़ चाहिए, आपको चाहिए WB इंटू
1000, अगर वॉल्यूम में है ml तो वॉल्यूम किस में ml में, डिवाइडेड बाय mb इंटू वी, वॉल्यूम तो कहीं दिया नहीं है, हाँ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया गया। चलो इसको थोड़ा अलग लेते हैं, अलग इसलिए क्योंकि डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया गया है, तो मैं लिख रहा हूँ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। आपको वॉल्यूम निकाल देना, तो वॉल्यूम को साइड कर लीजिए और यहाँ पे कैलकुलेट कर लीजिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सही है। तो ऐसे केस में आपका फॉर्मूला बन जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। अब आप देखोगे यहाँ पे सिंपल से लैंग्वेज में अभी आपको वॉल्यूम की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं भी वॉल्यूम नहीं दिया हुआ था, इसलिए मैंने पहले जोड़ दिया वॉल्यूम को निकालने के लिए। डेंसिटी दी गई है तो डेंसिटी वाले फॉर्मूला में चले तो मास बाय वॉल्यूम, लेकिन डेंसिटी सॉल्यूशन का दिया गया तो मास भी सॉल्यूशन का चाहिए, वॉल्यूम भी सॉल्यूशन का। तो डेंसिटी तो हमारे पास गिवन है, हमें वॉल्यूम निकालना है सॉल्यूशन का, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। सर मास तो नहीं दिया है, आपको इतना पता है ना कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों मिलकर के क्या हो जाता है, सॉल्यूशन बन जाता है। तो यहाँ पर आप देखो ये सॉल्यूट का वेट है और ये सॉल्वेंट का वेट है, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो मास ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूशन आपको पता चल जाएगा 0422.6, ये मास ऑफ सॉल्यूशन हो गया और डेंसिटी आपका दिया है 1.072। ये जो कैलकुलेट करोगे आप, ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml मिलीलीटर में आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, कैलकुलेटर ले लेते हैं गाइस। चलो कैलकुलेटर लेकर के हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 422.6 ये कैलकुलेट हो सकता है, लेकिन थोड़ा टाइम जाएगा और वो थोड़ा टाइम को भी बचा करके हम लोगों को ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये आपका गाइस आ गया 394.2। मैंने क्या किया है, बहुत सिंपल सी चीज़ मैं बता रहा हूँ कि मैंने क्या किया है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन की मदद से और मास ऑफ क्या सॉल्यूशन की मदद से हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। क्या कैलकुलेट कर लिया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो 394.2 है। इसको मैं यहाँ पे टेस्ट करने जा रहा हूँ, लेकिन टेस्ट करने से पहले आपको एक और चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। WB तो आपका गिवन है कितना, 222.6 इंटू क्या गाइस 1000 डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास में इथिलीन ग्लाइकोल है ना, इसलिए C2H6O2। कार्बन का 12 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 6 प्लस 16 इंटू 2 हो जाएगा 24 प्लस 6 और 32 262। तो मोलर मास आ गया गाइस 62। इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, अभी आप देख लो खाली, ये मोलर मास मैंने निकाला और कुछ नहीं है, ठीक है। 62 इंटू जस्ट अभी आपने वॉल्यूम कैलकुलेट किया था और वॉल्यूम था 394.2। तो चला जाए, इसको कैलकुलेट कर ही लिया जाए। 222.6 ठीक है इंटू 1000 222,600 डिवाइडेड बाय 62 इंटू 394.2 ठीक है 24440.4। सर बड़ा लंबा कैलकुलेशन हो गया, इसको थोड़ा शॉर्ट कर सकते हैं आप। डिसिमल का 3 0 हटा करके यहाँ पे 0 पॉइंट लगा करके आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन अभी मैंने कैलकुलेटर का इस्तेमाल किया इसलिए मैं थोड़ा शॉर्ट में ही मार रहा हूँ। 24440। नाउ योर एग्जैक्ट वैल्यू इज 9.1 ठीक है। ये 9.1 आपका आंसर आ गया क्या, मोल पर लीटर, मतलब मोलरिटी आपकी आ गई। और ये मोलरिटी आपकी आई कैसे, आप फिर से समझो। क्वेश्चन में दे रहा 222.6 ग्राम क्या सॉल्यूट है जिसका नाम है एथिलीन ग्लाइकोल, और उसका फॉर्मूला भी लिखा है C2H6 और क्या O2। 200 ग्राम वाटर में इसको डिसॉल्व कर दिया गया और उसकी डेंसिटी रिजल्टिंग डेंसिटी बन रही है 1.072। अब देखो मैंने क्या किया है, जब मोलरिटी हमें निकालना रहता है तो गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट चाहिए जो दिया हुआ है 222.6। 1000 लगेगा कब, जब वॉल्यूम ml में होगा। MB मतलब मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट हमने जस्ट अभी कैलकुलेट किया था C2H6O2 का जो 62 आया था, तो सबको मैंने पुटअप कर दिया। रहा बात वॉल्यूम का, तो वॉल्यूम हमने डेंसिटी की हेल्प से निकाला, क्योंकि डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम होता है, तो वॉल्यूम निकालने के लिए हमने कर दिया मास बाय डेंसिटी, जो आया आपका 394.2।
उसको मैंने पुटअप कर दिया, टोटल कैलकुलेट कर दिया और आपका आ गया मोल। क्लियर है यहाँ तक? चलो, इसका एक पहलू आपका क्लियर हुआ और वो पहलू है आपका क्या, मोलैरिटी कैलकुलेट हो चुका। मोलैरिटी के बाद अगला बात करेंगे मोलैरिटी के बारे में। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। चलो, इसके स्क्रीनशॉट के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में एक और चीज बच गई है और वो क्या है, दैट इज कॉल्ड मोलैरिटी। अब मैं जो सेकंड कैलकुलेट करने जा रहा हूँ, थोड़ा मोटा ले लेते हैं, वो है बच्चा मोलैरिटी। ठीक है, इससे पहले मोलैरिटी कैलकुलेट किए थे, अब मोलैरिटी में बात आ रही है, मतलब स्मॉल एम। स्मॉल एम में देखते हैं इसके सुटेबल फॉर्मूले में जो चीज़ें हमें चाहिए वो क्या क्वेश्चन में मौजूद है। अगर नहीं है तो फिर कॉन्सेप्ट लगाएंगे। डब्ल्यू बी 1000 डिवाइडेड बाय एम बी इंटू डब्ल्यू ए, ये है फॉर्मूला। तो डब्ल्यू बी मास ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है 222.6 इंटू गाइज 1000 डिवाइडेड बाय एम बी मोलर मास C2H6O2 का कितना आया था, याद है? अच्छा, कैलकुलेट कर लेते हैं, हमको याद नहीं है। 24 प्लस 6 प्लस 16 दूना 32, 6 12 6 2, ठीक है, 62 उल्टा 62 इंटू डब्ल्यू ए क्वेश्चन में दिया गया कितना, 200 ग्राम। तो 0 0 कैंसिल और ये 5, टाइम ज़्यादा लग जाएगा तो कैलकुलेटर का ही सहारा लेते हैं। आइए जी, आपकी बारी है। 222.6 इंटू 5, नो डाउट हाथ से भी कैलकुलेट हो सकता है बच्चा, लेकिन अभी टाइम जाएगा, ठीक है, और इतना लंबा वीडियो में दिक्कत आ जाएगा। 62, ठीक है, तो 3 डिवाइडेड बाय 62, आपका आंसर आ गया 70.92, ठीक है। आप मिला लोगे एनसीईआरटी से, ये आंसर बिल्कुल सही है। ये हो जाएगा क्या, ये क्वेश्चन हो जाएगा, मोल लिखना था, ग्राम लिखा गया, ठीक है, ये हो जाएगा मोल पर केजी। ये आपका आंसर आ गया किसका, मोलैरिटी का। तो दोनों क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया। एक तो आपने देखा यहाँ पे मोलैरिटी और दूसरा क्या देखा, मोलैरिटी। बहुत आसान तरीके से आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन 8 सॉल्व। अब बारी किसकी, क्वेश्चन 9 की। ऑब्वियसली आपको पता है कि 8 के बाद 9 ही आएगा, 10 नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 9, ये क्वेश्चन क्या कह रहा, देखा जाए, थोड़ा मज़ेदार क्वेश्चन हमको तो लग रहा, और आपको लग रहा कि नहीं। A sample of drinking water was found to be severely contaminated with chloroform. बहुत आगे कहता है सपोज टू बी कार्सिनोजेनिक। कार्सिनोजेनिक कहते हैं जो कैंसर काउज करता है, ठीक है, इट डजंट मैटर, कैंसर से हमें कुछ नहीं लेना देना, हमें कैलकुलेशन से लेना देना पड़ेगा। 15 ppm बाई मास है, एक्सप्रेस दिस इज % बाई मास। आराम से हो जाएगा, क्या दिख रहा है, आराम से ध्यान दें। ppm का मतलब आप समझते हो ना, 10⁻⁶, मतलब 15 ग्राम का जो भी कार्सिनोजेन है, ठीक है, वो 15 ग्राम का कार्सिनोजेन डाला गया है वाटर में। कितने वाटर में, 10⁻⁶। 10⁻⁶ मतलब 3 4 5 6, ठीक है, इतना वाटर में, ठीक है, इतने वाटर में इतना डाला गया, मतलब वाटर को हम बाय मास कह रहे हैं तो केजी कह रहे हैं। क्लियर। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन रखने जा रहा हूँ। कहता है एक्सप्रेस दिस इज % बाय मास, और मास % जो भी हम निकालते हैं, मास % ऑफ सॉल्यूट, जो भी सॉल्यूट है उसका अगर मैं मास % निकाल रहा हूँ तो उसके लिए हमें फॉर्मूला होता है क्या, मास ऑफ सॉल्यूट, जो भी मास है सॉल्यूट का, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या होगा गाइस, 100 होगा। अब आप सोचो कि 15 ppm में आप ये सोच लो कि 15 ग्राम ये है, तो ये कितना ग्राम होगा, 1 मिनट, केजी नहीं होगा। जब ये ग्राम कंसीडर किए तो उसको भी ग्राम कंसीडर कर लेते हैं, वरना केजी दोनों को केजी कंसीडर करना पड़ेगा। तो ये एक काम करते हैं, ऐसे नहीं लिखते हैं, इसको लिख देते हैं 10⁻⁶ क्या ग्राम, इनटू क्या हो जाएगा 100। अब इसी को हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ये ऊपर चला जाएगा तो 2 0 काट करके 4 ला देगा, ये ऊपर चला जाएगा तो आ रहा 15 इंटू 10⁻⁻⁴ ग्राम, या इसको हम डेसिमल में भी लिख सकते हैं, साइंटिफिकली नोटेशन में 1.5 इंटू 10⁻⁻⁴ ग्राम। हो गया गाइस। इसका आप स्क्रीनशॉट लेंगे क्योंकि इसके बाद जस्ट हमें क्या निकालना है, मोलैरिटी। कौन वाला, कैपिटल एम वाला कि स्मॉल एम वाला, स्मॉल एम वाला, ठीक है। इसके स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। हो गया स्क्रीनशॉट। चलो, स्क्रीनशॉट के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसी क्वेश्चन में जो हमें आगे निकालना है वो है मोलैरिटी, मतलब मोलैरिटी स्मॉल एम।
मतलब सेकंड अब मैं निकालने जा रहा हूँ जिसका नाम है गाइस मोलैलिटी, और मोलैलिटी को हम कंसीडर करते हैं गाइस स्मॉल m से। इस स्मॉल m का फॉर्मूला देख लो मोलैलिटी का। मोलैलिटी का फॉर्मूला हो जाएगा WB इंटू 1000, ठीक है, डिवाइडेड बाय MB इंटू WA। यहाँ तक सही है। चलो WB गिवन वेट 15 ग्राम, 15 ppm है ना, 15 ग्राम माने थे ना। चलो 15 ग्राम इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलर मास चाहिए किसका, क्लोरोफॉर्म का। तो क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CHCl3, और आप आराम से निकाल सकते हो। कार्बन का मास होता है गाइस 12 + 1 + 35.5 इंटू 3, ये हो जाएगा 13 प्लस मल्टीप्लाई 5 3 जा 15 5 15 1 5 3 जा 15 1 16 6 1 3 3 जा 9 1 10, ठीक है, 196.5 और ये आ गया 13। चलो सही है, कैलकुलेशन अब सही है। तो देख लेते हैं, वरना कैलकुलेशन के कारण सारा गड़बड़ा जाएगा। 0.5 है और 6 3 9 1 119.5, ये आ गया इसका मोलर मास। अब ये मोलर मास हम लोग यहाँ पे पुटअप कर देते हैं 119 इंटू WA कितना है 10⁶, पता है था ना। 10⁶ में ये 30 कैंसिल और ये कट जाएगा तो बच जाएगा 10⁻3। नाउ नेक्स्ट अब क्या करना है सर, इसको ऊपर डाल दो, तो इसको हटा रहे हैं। चलो इसको हटा देते हैं गाइस। इसको हटाने के बाद अगला हम लोग देखते हैं यहाँ पे, तो 15 डिवाइडेड बाय 119 इंटू ये ऊपर चला जाएगा तो क्या बचेगा 10⁻³ डिवाइड तो दे सकते हैं लेकिन देंगे नहीं क्योंकि कैलकुलेटर है हमारे पास, हम लोग थोड़ा जल्दी में है। डिवाइडेड बाय काफ़ी लंबा हो गया, अभी बहुत सारे क्वेश्चन बाकी है। इसमें गाइज आ रहा 0.126 इंटू 10⁻³ साइंटिफिकली डिसिमल को आप थोड़ा पीछे लोगे, ये हो जाएगा 1.26 इंटू 10⁻⁴। ये आ गया आपका कैलकुलेशन, मतलब ये आ गया आंसर किसका, मोलैलिटी का। और मोलैलिटी का यूनिट क्या लिखोगे, इसका यूनिट हो जाएगा मोल पर केजी, ठीक है, या आप इसको स्मॉल m से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। आई थिंक सो ये भी समझ में आया होगा, समझ में आएगा, समझने वाला चीज़ है, बहुत इजी है। क्लियर, चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया जाए बच्चा इसका, हो गया स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट 9 के बाद आपको पता है कि 10 नंबर क्वेश्चन आएगा, और इस 10 नंबर क्वेश्चन को आपको थ्योरेटिकल समझना है, थोड़ा मजेदार, थोड़ा दिलचस्प, थोड़ा इंटरेस्टिंग। हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में आप जानते हो, नहीं जानते हो तो आज जान लो कि हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। तो सर होते हैं तो होने दिए। हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनते हैं, यहाँ मैं आपको बता दूं, फ्लोरीन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये 3 ही ऐसे एलिमेंट है जिसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे। किसमें, फ्लोरीन में, नाइट्रोजन में, ऑक्सीजन में। कौन से बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर आपसे सवाल पूछे कि क्यों बनते हैं, तो बेटा यहाँ पे ये हमारे पास जवाब ये है कि ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ये मैं एक्स्ट्रा आपको बता रहा हूं, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है जिसकी वजह से यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। लेकिन हाँ 3 ही एलिमेंट में, कौन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, बाकी का 4th कोई एलिमेंट आज तक नहीं है जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बने। ठीक है, तो वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे, क्यों, क्योंकि वाटर का फॉर्मूला आप अच्छे से जानते हो, तो कि वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, उसमें ऑक्सीजन है, तो सर हाइड्रोजन भी ना, हाइड्रोजन तो होना है, लेकिन हाइड्रोजन के साथ साथ कौन, ऑक्सीजन का भी होना मांगता है। तो ऑक्सीजन यहाँ है, इसलिए हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा वाटर। ठीक है, आप क्वेश्चन पे आ जाओ, हम आपको डायरेक्ट हाइड्रोजन बॉन्ड समझाना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन हाँ, हाइड्रोजन बॉन्ड इतना ज़्यादा तो समझ में आया होगा कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो यही 3 एलिमेंट बना सकता है, और इसके लिए आप याद रखोगे एक स्विच को, जिसे आप ऑन ऑफ कहते हो। देखो कॉमन क्या है, O है, और क्या N है, और क्या है F है। ठीक है, स्विच को याद रखना, स्विच का में जो लिखा होता है ऑन ऑफ, उसी से याद हो जाएगा कि 3 ही एलिमेंट हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। लेकिन हमारा सवाल इस हाइड्रोजन बॉन्ड के स्विच को लेकर के नहीं है, मैं इसको मिटा रहा हूं। क्लियर, चलो हमारा क्वेश्चन यहां पे जो कह रहा है वो क्या कह रहा है कि व्हाट रोल डज द मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन प्ले इन अ सॉल्यूशन अल्कोहल एंड वाटर। अगर वाटर में आपने अल्कोहल को मिला दिया तो आप क्या देखोगे, वेपर प्रेशर ज्यादा बन रहा है या कम बन रहा है, क्या इफेक्ट आएगा, ऐसे समझ लो। एक वाटर मॉलिक्यूल्स अगले 4 मॉलिक्यूल्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया रहता है। कैसे, तो ये देखो, आप हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, और ये हाइड्रोजन है। जनरली आप क्या कंसीडर करोगे कि जो ऑक्सीजन है उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज।
उसी तरीके से जो उसके साथ जुड़े हुए जो 4 मॉलिक्यूल्स होते हैं वो 4 मॉलिक्यूल्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। मैं सब जगह मॉलिक्यूल्स नहीं बना रहा हूं, लेकिन हाँ एक वाटर मॉलिक्यूल्स कितना 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, दाएं से बाएं से ऊपर से नीचे से, ऐसे समझ लो 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा एक वाटर मॉलिक्यूल्स। लेकिन जस्ट आप देखो कि उस वाटर में 4 बॉन्ड बन रहे हैं, मतलब स्ट्रॉन्ग है। लेकिन अब क्या होगा कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स है लाइक टू बी H2O, वो वाटर मॉलिक्यूल्स जब बाइंड करेगा किसके साथ, अल्कोहल के साथ, तो सिर्फ और सिर्फ 2 ही वाटर मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। मतलब एक अल्कोहल अगर आ गया, अल्कोहल का फॉर्मूला क्या लिखते हो, R की जगह पे CH3, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, जो भी हो, O और H है ना, ऑक्सीजन में हमने कहा ना हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। लेकिन ये 2 ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, यानी एक अल्कोहल मॉलिक्यूल्स कितना हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा। लॉजिक समझना, सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स में H2O 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 है, तो एक H2O अगले 4 H2O के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा, 4 के साथ। लेकिन जब उसमें हम अल्कोहल मिला देते हैं तो अल्कोहल क्या कर रहा है कि 2 वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा। तो सोचो 2 बॉन्ड है यहां और यहां 4 बॉन्ड है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन होगा, ये वाला, ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा ना। चलो वाटर ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा एज कंपेयर टू एडिंग अल्कोहल, क्योंकि अल्कोहल वाला जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा वो कम बनाएगा। इस फोटो में भी आप देख सकते हो कि ये इथेनॉल है दोनों साइड पे जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा, क्लियर है, तो 2 ही बनाएगा, सिंपल। अब इसके आंसर में आते हैं और इसके आंसर में हम क्या देखते हैं बाबू, क्या कह रहा, बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्कोहल एज वेल एज वाटर हाइड्रोजन बॉन्ड इज वन ऑफ द इंटरैक्टिव फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स व्हेन द अल्कोहल एंड वाटर आर मिक्स्ड। जब आप अल्कोहल को वाटर को मिक्स करोगे टुगेदर, मतलब साथ साथ में, न्यू H बॉन्ड ऑल्सो डेवलप्ड बिटवीन अल्कोहल एंड वाटर, अल्कोहल और वाटर के बीच में फिर से नया हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। वैसे वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में भी हाइड्रोजन बॉन्ड है, अल्कोहल मॉलिक्यूल्स के बीच में भी हाइड्रोजन बॉन्ड है। लेकिन जैसे मैं ऐड करूंगा अल्कोहल को वाटर के साथ, तो वाटर अब अल्कोहल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा और अल्कोहल किसके साथ, वाटर के साथ, तो नया हाइड्रोजन बॉन्ड यहां पे डेवलप करेगा। कहता है बट दीज आर वीकर, बट ये कमजोर होता है, देन द प्रीवियस वन। यहां 4 बॉन्ड है तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, यहां 2 बॉन्ड हो रहा तो ऑब्वियसली यहां कम हो जाएगा। कहता सो द मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स टेंड टू डिक्रीज, यहां अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा है क्योंकि ये कितने के साथ बॉन्ड बना रहा, 2 के साथ नहीं बल्कि 4 के साथ, तो अट्रैक्टिव फोर्स स्ट्रॉन्ग है। लेकिन जब ये अल्कोहल के साथ गया, मतलब ये H2O जब अल्कोहल के साथ मिल रहा है या अल्कोहल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, तो इस बार ये क्या हो जा रहा, कम हो जा रहा, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड घट जा रहा। 2 और 4 में ऐसे भी आप मैग्नीट्यूड नाप सकते हो। कहता है आगे अट्रैक्टिव फोर्स टेंड टू डिक्रीज एंड द सॉल्यूशन शो पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम रॉड्स लॉ, और ये पॉजिटिव डिविएशन शो कर देगा। क्यों, क्योंकि भैया यहां कम हीट, मतलब 100 डिग्री टेम्परेचर देने हैं तो इसको 4 बॉन्ड टूटना पड़ेगा, कम वेपर प्रोड्यूस करेगा। लेकिन इसके केस में अगर मैं हीट दे रहा हूं तो ये जल्दी टूट जाएगा क्योंकि यहां 2 ही हाइड्रोजन बॉन्ड है और कम टेम्परेचर में ये ज्यादा, रॉड्स लॉ के एस्पेक्ट वैल्यू से ज्यादा वेपर बनाना स्टार्ट कर देगा, तो वेपर प्रेशर ज्यादा बन जाएगा। इसमें किसमें, जब अल्कोहल वाटर में ऐड किए हैं तब, क्लियर। तो वही कहता है दिस विल लीड्स टू इंक्रीज इन वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन एंड ऑल्सो डिक्रीज इन इट्स बॉइलिंग पॉइंट। जब आप बिल्कुल आसान सा, अल्कोहल और वाटर के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं वो कमजोर होते हैं, किसके कंपेयर में, वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं उसका मैग्नीट्यूड वो ज्यादा होता है। तो जाहिर सा बात है, एक में हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है और एक में वीक है, दोनों को अगर हम सेम टेम्परेचर में हीट करेंगे तो ये ज्यादा वेपर बनेगा। जब ये ज्यादा वेपर बनेगा तो ज्यादा वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेगा, ज्यादा वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेगा, मतलब रॉड्स लॉ के एस्पेक्ट वैल्यू से ज्यादा वैल्यू आएगा, तो ये शो करेगा पॉजिटिव डेविएशन ऑफ रॉड्स लॉ, मतलब रॉड्स लॉ के एस्पेक्ट वैल्यू से ज्यादा। क्लियर है। चलो अब इसका स्क्रीनशॉट लेंगे आप, आंसर इसका आपको मिल गया है, हो गया स्क्रीनशॉट गाइस। चलो स्क्रीनशॉट के बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 10 के बाद तो आपको पता है कि 11th आता है, लेकिन हम लोगों का 10 के बाद 11 नहीं आएगा, ठीक है, 12 के 12th आएगा। सर ये कैसा एक्साइटमेंट हो सकता है, नहीं बाबू हम लोग 11 ही देखेंगे, चलो ठीक, 12 नहीं देखेंगे, खुश। चलो यहां पे बात करते हैं, व्हाई डज गैस ऑलवेज टेंड टू बी लेस सॉल्युबल इन लिक्विड एज द टेम्परेचर इज रेट। सवाल क्या कह रहा, सिंपल सा सवाल कह रहा है गैस के बारे में।
लेस सॉल्यूबल होगा लिक्विड में अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे। एक बात बताओ, ऐसे भी लॉजिक टर्म आपको इतना सा ना बुझाता है क्या सर? ये लॉजिक टर्म ये कह रहा है कि ये आपके पास पानी है, ठीक है, तो पानी है तो क्या करें सर? नहाएं। बाबू अभी मत नहाना, लेकिन हाँ सपोज कर लो कि ये वाटर है और इस वाटर में मैं क्या बोलता हूं सर? आप तो बहुत कुछ बोलते हैं, तो हम इसमें क्या करें? तो वही चीज बोल रहे हैं जो काम के लायक है। तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स है इसमें डिसॉल्व है क्या? ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन डिसॉल्व है। लेकिन जैसे आप इसको गर्म कर दोगे बाबू, गर्म करने की वजह से क्या होगा? जो डिसॉल्व ऑक्सीजन है वो यहां रहेगा कि बाहर जाएगा? बाहर जाएगा ना। हाँ, जैसे आप इसको हिट कर रहे हो तो वेपर तो बाहर निकल जाएगा, और जैसे वेपर बाहर निकल जाएगा तो जो भी बेचारा बाहर आने वाला था वो भी रिटर्न हो लेगा कि चल भाई यहाँ ज्यादा हीट मिल रहा। तो जब भी गर्म करोगे तो वापस होगा ना, तो टेंडेंसी घट जाएगी सॉल्युबिलिटी की। वही कहता है व्हाई डज गैसेस ऑलवेज टेंड टू बी लेस सॉल्युबल इन लिक्विड एज द टेम्परेचर इज रेज्ड। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी गैस की घट जाएगी। इसके लिए 2-3 प्रोसेस है। पहला तो इसको एक्सप्लेन किया गया ली चैटलर प्रिंसिपल के द्वारा, ठीक है। क्या? हाँ, प्रेशर बढ़ाओगे गैस ज्यादा डिसॉल्व होगा, ये हेनरीज ने कहा, हेनरीज लॉ में। लेकिन यहां पर कह रहा है कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो यह सॉल्युबिलिटी जो गैस की है लिक्विड में वो घट जाएगी। ये किसमें एक्सप्लेन किया गया? ली चैटलर प्रिंसिपल में। क्या कहता है? गैस प्लस लिक्विड डिसॉल्व गैस, ये क्या है? डेल एच इज इक्वल टू निगेटिव, मतलब एंथैल्पीज यहां पे निगेटिव में शो कर रहा है एक्सोथर्मिक के बेसिस पर। कहता है डिसोल्यूशन ऑफ गैस इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस एज द टेम्परेचर इज रेज्ड। अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे द इक्विलिब्रियम शिफ्टेड टू रिवर्स डायरेक्शन। ये किसका कहना था? ली चैटलर प्रिंसिपल का। उन्होंने कहा कि अगर कोई गैस वाटर में डिसॉल्व हो रहा है तो उस डिसॉल्व होने में वो प्रोसेस क्या है? वो प्रोसेस है एक्सोथर्मिक, क्योंकि उस सिस्टम से हीट बाहर निकलता। लेकिन ऑलरेडी आप इतना हीट उसको दे रहे हो तो वो तो जस्ट रिवर्स ना शिफ्ट कर जाएगा हाई टेम्परेचर होने की वजह से। क्लियर? उसको निकालना था लेकिन उसमें से खुद इतना निकाल रहा कि वो तो रिवर्स शिफ्ट कर जाएगा। इतना सा लाइन आपके लिए काफी है। तो वही कहता है इट रिजल्ट इन द डिक्रीज ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। उसकी वजह से सॉल्युबिलिटी गैस की क्या हो जाएगी? घट जाएगी। क्यों? क्योंकि अभी आपने जो हीट बढ़ा दिया इसकी वजह से। लेकिन ये गैस का डिसॉल्व होना लिक्विड में एक कौन सा प्रोसेस है? याद रखना, ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। जब जब गैस वाटर में डिसॉल्व होगा, जितना ज्यादा गैस डिसॉल्व होगा उतना ज्यादा टेम्परेचर वो बाहर निकालेगा। लेकिन ऑलरेडी वो ज्यादा गर्म है तो वो डिसॉल्व नहीं हो पाएगा। ये कहना है किसका? ली चैटलर प्रिंसिपल के बेसिस पे। इसका आप स्क्रीनशॉट लेंगे गाइस। ये हो गया। चलो, जिसका था इंतजार वो आ गई घड़ी, मतलब क्वेश्चन नंबर 12 का, है ना। क्वेश्चन नंबर 12 का अब देखो वही चीज कह रहा। अब प्रेशर वाली बात आ गई। टेम्परेचर में था किसका लॉ? टेम्परेचर में था ली चैटलर प्रिंसिपल लॉ, और इस पे अब जो लॉ आपका अप्लाई कर रहा है वो हेनरीज लॉ अप्लाई कर रहा है। हेनरीज लॉ बड़ा आसान सा है। कहता है स्टेट हेनरीज लॉ एंड मेंशन सम इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन। ले, इसमें कुछ बच गया, चलो अभी लिख लेते हैं। जो बच गया उसको लिख ही लेंगे। क्या कह रहा? सिंपल सा बात, हेनरीज का क्या कहना रहा कि भैया गैसवा को बढ़ा दीजिएगा ना आप तो ज्यादा डिसॉल्व होगा। क्या? गैसवा में बढ़ा दीजिएगा, प्रेशर बढ़ा दीजिएगा। कैसे हम देखेंगे सर? ये प्रेशर है। देख बाबू, यहां पर जो दबाव आप डाल रहे हो, यहां पे जो प्रेशर अप्लाई कर रहे हो वो लो प्रेशर है, ठीक सर, मान लीजिए लो प्रेशर है। अब प्रेशर को आपने बढ़ा दिया तो ये पिस्टन कहां? ऊपर से नीचे मूव करेगा। क्यों? क्योंकि इस बार प्रेशर क्या हो गया? ज्यादा आप अप्लाई करो, ऊपर नहीं सोचना, ज्यादा आप अप्लाई करो। यानी यहाँ 1 atm तो यहाँ 2 atm। तो अब देखो ये ज्यादा नीचे जाएगा, मतलब हाई प्रेशर इसको कह सकते हैं। 2 प्रेशर आप दिख रहा। एक चीज पे ध्यान देना, ई वाले जगह पे ध्यान दे। इस कंटेनर में ये लिक्विड है। लिक्विड में कितना? 1 2 3 4 5 तो डिसॉल्व था। लेकिन अब इस लिक्विड में देखोगे तो 5 से ज्यादा हो गया ना, तो ज्यादा डिसॉल्व हो गया। ठीक है, जो भी डिसॉल्व हुआ दैट इज अमाउंट एक्स। क्लियर? और यहां पर भी अमाउंट क्या? एक्स। यहाँ प्रेशर कम था तो डिसॉल्व भी एक्स कम हुआ, और यहाँ प्रेशर बढ़ा तो डिसॉल्व भी क्या हो गया? ज्यादा हो गया। तो हेनरी का कहना सिंपल सा रहा कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्स। एक्स से 2 चीज मेंशन करते हैं, मोल फ्रैक्शन, और यहां पर हेनरी ने कहा उसी मोल फ्रैक्शन को अमाउंट ऑफ सब्सटेंस टू बी डिसॉल्व, यानी प्रेशर जितना बढ़ाओगे उतना ज्यादा डिसॉल्व होगा। अब क्या कहना था हेनरी का कि भैया मैं कह देता हूं KH इंटू एक्स। हेनरी कांस्टेंट ला गया।
बोला कि प्रेशर जो भी आप अप्लाई करोगे हेनरी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दोगे वो एक्स अमाउंट के बेसिस पे, तो वो कैलकुलेट होकर निकल जाएगा। मतलब यही कैलकुलेशन उन्होंने दिया और सिंपल सा कहना था कि भैया प्रेशर हम बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी गैस की लिक्विड में बढ़ेगी। वही कहता है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिक्रीज प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल प्रेशर, यानी एक्सटर्नल प्रेशर जितना बढ़ाएंगे सॉल्युबिलिटी उतनी बढ़ेगी। इतना सा बात समझ में आया। चलो ये था सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, दो टर्म, एक टेम्परेचर वाला जो इससे पहले क्वेश्चन था 11 और ये क्वेश्चन नंबर 12 जो प्रेशर बढ़ाने पे ये डिसॉल्व होगा। अभी के टाइम में अगर आप समझ लो, आप जो कोल्ड ड्रिंक पीते हो ना उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है। होता क्या है कि ये गैस होता है कार्बन डाइऑक्साइड, उसको इतना ज्यादा प्रेशराइज्ड किया जाता है, मतलब हाई प्रेशर पे अप्लाइड किया जाता है। सर कितना, उतना हमको याद नहीं है, हम पेप्सी का कंपनी नहीं चला रहे हैं, थम्स अप की कंपनी नहीं चला रहे हैं, लेकिन हाई प्रेशर पे इतना ज्यादा हाई प्रेशर अप्लाइड किया जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड औकात से ज्यादा डिसॉल्व हो जाता है। किसके अंदर? उस कोका कोला बोतल के अंदर, ठीक है। और उसको फिर सील्ड कर दिया जाता है, ठंडा करके आपको दे दिया जाता है पीने के लिए, जो आप गैस निकाल रहे हो विद द हेल्प ऑफ रेस्पिरेशन, और किसी चीज की बात नहीं कर रहे। रेस्पिरेशन से जो गैस निकाल रहे हो वही गैस आपको वाटर में डिसॉल्व करके दे दिया जा रहा है, बशर्ते एक कॉन्सेप्ट लगा दिया जा रहा है कि वहां पे प्रेशर अप्लाइड कर दिया जा रहा है। क्लियर है? और वही चीज आपको क्या लगता है, थोड़ा सा एसिडिटी का टेस्ट देता है। एसिडिटी इन द सेंस ऑफ कि वो कार्बोनेट में चेंज होता है। क्लियर? खैर बहरहाल, तो हमारा जो कोल्ड ड्रिंक है वो भी बेस्ड है किसके ऊपर? हेनरीज लॉ के ऊपर बेस्ड है, जिसमें प्रेशर बढ़ाया जाता है तो उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ये क्लियर? चलो इसका बच्चा स्क्रीनशॉट ले लेंगे। वैसे तो बहुत छोटा सा है, स्क्रीनशॉट लेने में भी बहुत छोटा सा टाइम लगेगा। चलो स्क्रीनशॉट हो गया। आज हम लोग यहीं तक छोड़ते हैं। आई थिंक सो कि वीडियोस काफ़ी लंबा बन चुका होगा, टाइम में तो हमने देखा नहीं, लेकिन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर मतलब वीडियो लेक्चर 3 में बाकी के बचे हुए क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ हमारे इस यूट्यूब चैनल में फॉर टेकिंग अ मोर वीडियोज। थैंक यू एंड बाय।